आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे और ये स्पेशल टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने वीडियो में कहा था कि लगता है आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमें पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी ही कुछ कमेंट्स आई थी, हमने ऑप्टिक्स यूनिट पूरी पढ़ाई है। उस ऑप्टिक्स यूनिट में जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को एक बार फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, अपवर्तनांक, प्रकाशीय घनत्व, लेंस की क्षमता और लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी और लेंसों की संयुक्त क्षमता के बारे में। ये टॉपिक्स शायद आपने वीडियो में देखे हों, वीडियो लेंथी था, हो सकता है हमने आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझाया हो या आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो। तो हम इन टॉपिक्स को फिर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं दर्पण के ध्रुव से। तो जो दर्पण का ध्रुव हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था हम अपनी यूनिट में जो डिस्कस करेंगे वो गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो आकार में कुछ इस तरीके से गोल होता है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल। और इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या होगा दर्पण का ध्रुव? गोलीय दर्पण जो हमारा है उसका केंद्र बिंदु, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अगर दूसरे आसान शब्दों में हम अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर हम गोलीय दर्पण के व्यास दो खींचें और इन दो व्यासों को देखें ध्यान से, तो ये दोनों व्यास एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव या पोल ऑफ मिरर। एट द प्लेस वेयर टू डायमीटर्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब किसी गोलीय दर्पण का वह बिंदु जहाँ पर उसके दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हों, और यही केंद्रीय बिंदु होता है हमारा। तो हमारा दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्रीय बिंदु होता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो व्यास के कटान बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट हमारा होता है। अगर वक्रता केंद्र की बात करें और वक्रता त्रिज्या, तो इसके लिए हमें गोलीय दर्पण की प्रारंभिक अवस्था को जानना होगा। गोलीय दर्पण का निर्माण कब होता है? तो जब हम किसी कांच के एक खोखले गोले को लेते हैं, जैसे कांच का खोखला गोला अगर हम व्यवहारिक रूप से देखना चाहें तो जैसे कांच का जार जिसमें मछलियाँ, हम लोग गोल गोल जार होता है उसमें मछलियाँ रखते हैं, ठीक है। या जैसे रबड़ की गेंद होती है तो वो भी कांच का, वो रबड़ का एक खोखला गोला होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम 3D फिगर तो ड्रा नहीं कर सकते हैं, 2D फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला था। 3D फिगर में जैसे कांच की एक बॉल होती है, ऐसा एक कांच की एक बॉल थी और हमने इसको किसी एक टुकड़े को काट लिया, किसी एक टुकड़े को काटा। तो ये जो कट गया इसको हम यहाँ से हटा दें, एक हिसाब से भी हटा रहे हैं, बाद में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी इसको फिर से बनाने की। तो अब ये जो भाग, ये काटने के बाद ये जो भाग बचा है ये कैसा होगा? एक कटोरे की तरह होगा, जैसा एक बाउल होता है उस तरीके का होगा। मगर ये कांच की बॉल कैसी थी? पारदर्शी थी, ट्रांसपेरेंट थी। तो ये जो हमें बाउल मिलेगा ये भी कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, कटोरे के आकार का होगा जो कटा हुआ भाग है। अगर हम इसके किसी एक और पॉलिश कर दें जिससे दूसरे तरफ की सतह चमकदार हो जाए, ये पॉलिश हमने बताया था लेसन में, किसी भी तरफ कर सकते हैं। दबे हुए हिस्से पर करेंगे तो उत्तल दर्पण मिलेगा और उठे हुए हिस्से पर करेंगे तो अवतल दर्पण मिलता है हमको। तो हमने क्या कहा? कांच का एक खोखला गोला है, खोखले गोले का छोटा सा टुकड़ा काट लिया जो एक बाउल की तरीके का है। इसके किसी एक भाग पर हमने पॉलिश कर दी तो हमको क्या मिला है? ये गोलीय दर्पण मिल गया है। तो ये गोलीय दर्पण हमने किसी एक गोले से काटा था। अब फिर वहीं पर आ रहे हैं, गोलीय दर्पण जो हमने ये बनाया है इसको हमने किसी एक गोले से काटा था। तो ये जो पूरा गोला था गोलीय दर्पण का, उसका जो सेंटर था, केंद्र था, उसको ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर है? हमने गोलीय दर्पण जो बनाया है वो जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, जिस कांच के गोले से हमने इस गोलीय दर्पण को काटा है उसका जो सेंटर है, जो इस कांच के गोले का
केंद्र बिंदु रहा होगा उसको ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। दैट्स क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, इसके सेंटर पॉइंट में यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, ध्रुव P होगा। वक्रता केंद्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात आई वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से हमने काटा है, अभी जो गोला हमने लिया था तो गोले की कुछ त्रिज्या रही होगी, और जिस गोले से हमने काटा है इस कांच के दर्पण को, उस गोले की जो त्रिज्या है उसी को हम इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फिर से, जिस कांच के खोखले गोले से हमने दर्पण को काटा है उसके केंद्र को, कांच के गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसी कांच के गोले की त्रिज्या जिससे हमने दर्पण काटा है, जिस गोले से दर्पण काटा है उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से हमने होते हुए एक रेखा गुजार दी है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, इसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा यही है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र। अब इसको हम मिटा दें, ये ओवर है, इसको समझाना था वो हम समझ चुके। तो अभी हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ C था और गोली दर्पण का ध्रुव क्या था, P। तो वक्रता केंद्र C, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मगर ये परिभाषा जो हमने यहाँ बताई है ये गोलीय दर्पण के लिए है, ध्यान रखेंगे। ये जो हमने परिभाषा बताई है ये किसके लिए है, गोलीय दर्पण के लिए है। अगर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण को छोड़ दें, लेंस की बात करें, तो लेंस में वक्रता केंद्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पेशली हम वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है C, और इधर फोकस होते हैं F, F' और 2F, इस तरीके से। तो अगर लेंस की बात करेगा तो लेंस में क्या कहेंगे, फोकस बिंदु, जो फोकस का बिंदु है, फोकस बिंदु, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लेंस की मुख्य अक्ष बोलेंगे। दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, और अगर लेंस की बात करेंगे तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष बोलेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज है, बाकी इसमें अगर ध्यान दें तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज है, एक क्षैतिज रेखा होती है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, ऑप्टिक्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी और दोनों चीज़ों में मुख्य फोकस था, एक तो हमारा दर्पण और दूसरा लेंस। तो एक एक कर पहले दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे और फिर लेंस के मुख्य फोकस के बारे में बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण है और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। यहाँ दोनों को हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग ही हमको परिभाषाएं समझनी है। दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है, तो इसलिए परिभाषाओं को भी हम दोनों के हिसाब से अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो मुख्य फोकस की अगर बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल पैरेलल जिसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराएंगी तो दर्पण क्या करेगा, परावर्तन ही करेगा किरणों का। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वास्तव में होकर गुजरती है, मतलब ये सारी किरणें अगर समांतर आई हैं तो एक ही बिंदु पर जाकर उससे होकर गुजरेंगी या एक ही बिंदु पर जाकर रुकेंगी, एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं
ठीक है, तो उसको हम, या दूसरी चीज़ एक और कह लें, अब हमारा फिगर ड्रा हो चुका है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। दो दर्पण हमारे थे, एक अवतल की प्रकृति अभिसारी होती थी और उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी, मतलब फैलाने की प्रकृति होती थी, इसकी केंद्रित करने की प्रवृत्ति थी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलेंगी, या तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वाली किरणें क्या हुई, दूर दूर फैल गई। तो दूर दूर फैल गई का अर्थ है अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलती हुई, या कह सकते हैं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर क्लियर? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आए दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाए, या जिस बिंदु से बाद में आती हुई प्रतीत हो, तो ऐसी किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, उस दर्पण का मुख्य फोकस। तो यहाँ चित्र से एक और चीज क्लियर है, अगर अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस कहाँ होगा, बाईं ओर होगा, और उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस कहाँ होगा, दाईं ओर होगा। क्लियर है? शायद अब तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्रुव होता है तो इसको भी हम लोग ध्रुव P डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, ये किरणें समांतर आई थी, दर्पण से टकराई और मुड़ने के पश्चात एक ही बिंदु पर आकर मिल गई आकर, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मुख्य फोकस F बोल देते हैं। अगर बात करेंगे फोकस दूरी की, तो ध्रुव P जो बताया था सेंटर पॉइंट P होता है, ध्रुव P अगर इसको यहाँ पर देखें और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को स्मॉल f क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दैट्स क्लियर? यहाँ पर अच्छा देखेंगे, थोड़ा सा फिगर चेंज था। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई और टकराने के पश्चात चारों फैल गई दूर दूर। इनको अगर हमने पीछे बढ़ाया तो लगा कि ये बिंदु किरणें, अगर हम आने वाली किरणों को भूल जाएं तो देखने पर चित्र ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारी किरणें कहाँ हैं, F फोकस से होकर निकल रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो अवतल लेंस में बाईं ओर फोकस हो गया क्योंकि ये वास्तव में मिल गई, और उत्तल लेंस में दाईं ओर फोकस हो गया क्योंकि यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। मगर यहाँ पर भी फोकस दूरी की परिभाषा वही रहेगी। ध्रुव P, ये P बिंदु था, इसको हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया नीचे की तरफ, और फोकस F कैपिटल F के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो फोकस दूरी एक बार छोटी परिभाषा के रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों हमारे दर्पण के लिए डिनोट किए हुए हैं। ये जो हमने समझा है दर्पण के लिए समझा है। अब हम बात करेंगे कि अगर लेंस है तो क्या होगा। तो लेंस में भी यही स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं, तो दोनों लेंसों की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। अब दो लेंस हैं तो लेंसों में एक और नई चीज आ जाती है। दर्पण में एक ही मुख्य फोकस था, लेकिन लेंस में दोनों ओर किरणें निकल सकती हैं, एक तरफ से आ सकती हैं, दूसरी तरफ निकल सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों के अनुसार लेंस में दो प्रकार के मुख्य फोकस पाए जाते हैं। एक प्रथम मुख्य फोकस बोला जाता है और दूसरा जो होता है उसे द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। तो लेंस की बात करेंगे, तो लेंस में अगर प्रथम मुख्य फोकस की बात करें, फर्स्ट वाले की, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, तो लेंस के जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली, जिस बिंदु से
आती हुई प्रतीत होने वाली इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु से वास्तव में आने वाली या जिस बिंदु की ओर आती हुई, अगर देखें लेंस ना हो ये वाला तो ऐसा लगेगा ये सारी किरणें आकर यहाँ पर मिल जाती। ठीक है, तो जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली या जिस बिंदु से आने वाली, अगर उत्तल लेंस है तो वास्तव में उस बिंदु से आ रही है, और अगर अवतल लेंस है तो दूर से किरणें आएंगी। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि लेंस से अगर ये लेंस बीच में ना होता तो ये किरणें वास्तव में यहाँ पर मिल जाती हैं आकर। तो जिस बिंदु से आने वाली या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, ये किरणें इस बिंदु की तरफ आती हुई लग रही हैं, तो जिस बिंदु से आने वाली या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन करने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। लेंस से अपवर्तन हुआ, लेंस से निकली दूसरी तरफ तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ऐसी किरण, ऐसे बिंदु को, जिस बिंदु की ओर या तो आती हुई प्रतीत हो रही थी या जिस बिंदु से आ रही थी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। शायद अब समझ में आ गया होगा। जिस बिंदु से आने वाली या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन करने के पश्चात जिस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का मुख्य फोकस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, F1 से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। जिस बिंदु से आए या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और लेंस से अपवर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ऐसे बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, F1। तो इसको उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहाँ होता है, बाईं ओर होता है। और बात करें अवतल लेंस की तो कहाँ होगा, दाईं ओर होगा प्रथम मुख्य फोकस। तो अभी हमने जो परिभाषा बताया था प्रथम मुख्य फोकस की है। तो प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस का बाईं ओर और अवतल लेंस का दाईं ओर होता है। यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने बात की थी, यहाँ पर होता है प्रकाशीय केंद्र C। लेंस में जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र C होता है। प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से जाने वाली किरण, ये देखेंगे इस लाइन पर जो किरण जा रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होता है जिससे जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए। तो प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अगर द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय थोड़ा इससे उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, पहले क्या था, किसी बिंदु से आ रही थी या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अब क्या होगा, लेंस दोनों एक ही जैसे बन गए हैं। हो सकता है फिगर उतना अच्छा नहीं बता रहे हूँ, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि जल्दी बोलते समय फिगर थोड़ा बनाना टिपिकल हो जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से जब अपवर्तन कर लेंगी, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, किरणें कहाँ आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन करने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी, या अब देखो हमारा जो अवतल लेंस होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अपसारी, फैलाने की। तो ये किरणें देखिए दूर दूर फैल गई। अगर इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। दैट्स क्लियर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन करने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलेंगी, या तो जिस बिंदु से आती हुई, अगर ये अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात किरणें फैल गई, अगर हम आने वाली किरणों को छुपा लें तो ऐसा लगता है ये किरण जो है, ये सारी किरणें बाहर वाली, ये इस बिंदु से निकल रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन करने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलेंगी या जिस बिंदु से आती हुई
प्रतीत होंगी, ये इन बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, F2। अब तो F2 से नाम भी समझ गए होंगे, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें द्वितीय फोकस दूरी की, तो द्वितीय फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, C। ये C हमारा क्या था, प्रकाशिक केंद्र था। तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को, द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसको भी F2, दोनों के लिए परिभाषा जब जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी F2 कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो जब हमने अपवर्तन पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि अगर दो माध्यम हैं, अलग अलग माध्यम हैं, तो प्रकाश हर माध्यम में अपने एक अलग अलग वेग से चलता है। हर माध्यम में प्रकाश का एक निश्चित वेग होता है और जैसा माध्यम होगा उसी वेग के अकॉर्डिंग वहाँ प्रकाश उतने ही वेग से चलेगा। तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपवर्तनांक का अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को, दो माध्यम हैं और दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी और इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे, या सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हो। सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दो उसके अलग अलग नाम है, सापेक्ष और दो अलग अलग नाम है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष। तो क्या है, अपवर्तनांक को कहेंगे तो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है, जिसमें हम किसी माध्यम को रिलेटिव ले लेते हैं। तो उसमें जैसे मान लिया पहला माध्यम हमने कोई फिक्स मान लिया, तो जिसमें किसी पहले माध्यम को हम रिलेटिव कर लेंगे, कुछ मान लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। और ऐसी जगह पर जहाँ पर पहला माध्यम वायु या निर्वात ले लिया जाए, तो ऐसी जगह पर जो हमारा अपवर्तनांक हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। तो मान लिया दो माध्यम थे, एक माध्यम 1 था, दूसरा 2 था। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 थी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 थी। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा, हमने बताया ना, पहले को हमने यहाँ क्या मान लिया, रिलेटिव मान लिया है। रिलेटिव मतलब इसको आधार मानकर हम दूसरे का वेग देख रहे हैं। ये क्लियर हो गया, इसको आधार मानकर। जैसे मान लिया आपने क्लास पास की, आप घर आए, आपके मार्क्स आए 95%, बट पता चला आपके किसी रिलेटिव में किसी भैया के मार्क्स आ गए 96%। तो 95% कम नहीं है, बट आपके रिलेटिव में किसी के 96% मार्क्स आ गए, तो ये इश्यू बन गया कि आपके मार्क्स फला रिलेटिव से 1% कम है, तो आप उससे रिलेट किए जा रहे हैं। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 95% आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपने मेहनत की है, 95% मार्क्स गेन किए। वैसे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी मेहनत आपके टैलेंट पर निर्भर करती है। बट आप रिलेटिव हो गए कि 96% वो ज़्यादा आपसे ले आया, आपके उससे कम है, बल्कि 95% आपके बहुत हैं, मगर रिलेटिव कर लिया जाए तो 96 वाले से आपके 1% लगभग कम है। तो यहाँ भी ऐसा है, अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात है। मगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तब किसी एक माध्यम को रिलेटिव करते हुए किसी दूसरे माध्यम के वेग को एनालाइज किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो पहला माध्यम हमारा क्या हो गया, मान लिया पहले माध्यम में प्रकाश का वेग V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग V2 है। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, या हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, n अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश
का वेग। अब क्लियर हो गया। 1 and 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे को, पहले को हमने रिलेटिव कर लिया है, इसके हिसाब से हम दूसरे वाले की वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, या हम इसको शब्दों के रूप में भी ऐसे कह सकते हैं, n बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे। अब पहला माध्यम कौन मानेंगे, दूसरा कौन मानेंगे, तो जिस माध्यम से, मान लिया 2 माध्यम थे, एक माध्यम ये 2 ये, इस वाले से किरण आई और दूसरे वाले में चली गई, तो जिस माध्यम से किरण आ रही है उसको पहला माध्यम लेते हैं, और जिस माध्यम में किरण अपवर्तित होकर गई है उसको दूसरा माध्यम मानते हैं। ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और इसको ध्यान रखना है, जब सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो सापेक्ष किसके लेंगे, जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। ध्यान रखेंगे, रिलेटिव किसको मानते हैं, जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। तो पहला माध्यम प्रकाश की किरण जिसमें से आ रही है उसको कहेंगे, उसमें प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब बात करें अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ क्या हो जाएगा, निरपेक्ष, सापेक्ष मतलब किसी को रिलेटिव लेकर हमने किया था इस चीज़ को, सापेक्ष में हमने किसी को रिलेटिव नहीं किया। आपके 95% मार्क्स हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का नहीं देखना है, कोई ज़्यादा लाता है कम लाता है हमें नहीं मतलब है, आपने 95% लाए हैं, 85 लाए हैं, आपको अच्छा नॉलेज है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, दैट्स क्लियर। अब हमने किसी को कोई रिलेटिव नहीं माना है, किसी को ना रिलेटिव मानने का मतलब यहाँ पर हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं। ऑप्टिक्स में जहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर वायु होती है, वहाँ पर कोई माध्यम नहीं माना जाता, वायु को एक माध्यम के तौर पर हम कह सकते हैं नहीं लिया जाता। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या हो जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम हमारा था जिसके रिलेटिव हम दूसरे को चेक करते थे, तो पहला माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, वायु। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हमने रिलेटिव नहीं लिया, मतलब वायु को हमने माध्यम माना ही नहीं, वायु कह सकते हो या निर्वात कह सकते हो। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल n कहते हैं। क्योंकि इसमें हमने वायु को कोई माध्यम नहीं माना है, अर्थात हमने इसमें किसी की कंपैरिजन एक हिसाब से नहीं की है, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे थे पहला माध्यम दूसरा माध्यम, इसमें सीधे सीधे पहला माध्यम क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात हो जाएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, स्मॉल n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल n बराबर c/v। c जो है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड। स्मॉल n बराबर c का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में, लगभग इसकी इतने के ही बराबर होती है। तो इसको हम डायरेक्टली साइंटिफिक इतना ले लेते हैं 3 × 10⁸। और स्मॉल v क्या है, जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो हमें लगता है कि आप सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक को क्लियरली समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला है प्रकाशीय घनत्व। तो प्रकाशीय घनत्व जो है ये टॉपिक जो छोटा सा है, इसमें ये मतलब होता है कि हमारा जो माध्यम है, जिस माध्यम को हमने लिया है, वह अपने अंदर से कितने प्रकाश को अपवर्तित होकर दूसरी ओर जाने दे रहा है। तो आप प्रकाशीय घनत्व किसी माध्यम से अपवर्तित किए जाने वाले, अपवर्तित मतलब होकर गुजरने देने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। किसी माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा को उसका प्रकाशीय घनत्व कहेंगे। और एक और चीज़, हम कैसे चेक करेंगे किसका प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है या किसका प्रकाशीय घनत्व कम है। तो अगर एक बेसिक तौर से देखा जाए तो जिन माध्यमों का अपवर्तनांक अधिक होता है, निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, जिन माध्यमों का अपवर्तनांक अधिक होगा उनका प्रकाशीय घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, जिनका प्रकाशीय अपवर्तनांक कम होगा उनका प्रकाशीय घनत्व उतना ही कम होगा। तो प्रकाशीय घनत्व क्या है, माध्यम में प्रकाश कितनी मात्रा में अपवर्तित हो रहा है इसकी माप है, कितनी ज़्यादा मात्रा में या कितनी कम मात्रा में। अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अपवर्तित होगा, अपवर्तनांक कम है तो कम मात्रा में प्रकाश का अपवर्तन होगा। और किससे चेक करेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है
तो प्रकाशीय घनत्व तो ज़्यादा उसका होगा, जिसका अपवर्तनांक कम है उसका प्रकाशीय घनत्व तो उतना ही कम होगा। तो 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां हमारा जो टॉपिक है लेंस की क्षमता। फार्मूला तो हमने पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू 1/f। P मीन्स पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता हमारा जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा चीज़ ये समझनी है कि क्षमता को व्यवहारिक रूप में हम कैसे समझाएं। तो जो लेंस होता है, लेंस क्या करता था, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई थी और इनको इसने मोड़कर एक बिंदु पर फोकस कर दिया था, एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया था। तो जो समांतर किरणें आ रही हैं उनको बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता, जो समांतर किरणें आई उनको बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की पावर बोलते हैं या लेंस की क्षमता कहते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता होती है। और अगर अच्छा एक्सप्लेन करें तो केंद्रित करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, अगर हम इस किरणों को बहुत दूर केंद्रित करते हैं, अब केंद्रित करने के लिए करना क्या होता है, लेंस को क्या करना पड़ता है, केंद्रित करने के लिए प्रकाश की किरणों को नीचे की तरफ मोड़ना पड़ता है। देखिए प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा है, तो जितनी जल्दी ये लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ देगा उतनी ही जल्दी ये फोकस हो जाएंगी, और जितनी धीमे धीमे मोड़ेगा उतनी ही दूर जाकर ये किरणें फोकस होंगी। जितनी जल्दी मोड़ देगा उतनी जल्दी फोकस हो जाएंगी, लेंस के उतनी ही नज़दीक पर ये जाकर केंद्रित हो जाएंगी, और जितनी धीमे धीमे इन किरणों को मोड़ पाएगा उतनी ही दूर जाकर ये केंद्रित होंगी। तो जितनी ज़्यादा जल्दी केंद्रित कर लेता है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा है, जितनी दूर जाकर केंद्रित कर पाता है उतनी ही क्षमता उसकी कम है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, कुश्ती में पहलवान होते हैं, तो पहलवान कौन अच्छा है, जो कुश्ती के दौरान कम समय में जल्दी से टैकल कर दे, मतलब जल्दी से दूसरे वाले अपोनेंट वाले पहलवान को हरा दे, उसकी क्षमता उतनी ही अच्छी है, उतना ही ज़्यादा वो ताकतवर है या क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा है। अगर 2 पहलवान हैं, उनकी लड़ाई हो रही है, एक पहलवान जो है दूसरे पहलवान को काफ़ी समय के बाद हराता है, तो उसने हरा दिया, वो जीत तो गया, लेकिन उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसने उसको हराने में काफ़ी समय लिया। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, लेंस की किरणों को ये भी यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, यहाँ पर भी फोकस कर रहा है और यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, मगर लेंस की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, जो प्रकाश की किरणों को जितनी जल्दी फोकस कर दे, या कह सकते हैं लेंस के जितना समीप फोकस करे उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और जहाँ पर फोकस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, कैपिटल F लिखते हैं। फोकस F जितना लेंस के नज़दीक होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। जो फोकस बिंदु है, मतलब जिस बिंदु पर फोकस करेंगे उसको फोकस बिंदु बोलते हैं। और अगर लेंस ने जल्दी फोकस कर दिया मतलब लेंस के समीप फोकस होगा, फोकस दूरी बहुत कम होगी। जितनी देर में फोकस करेगा उतनी ही फोकस बिंदु दूर होगा, और दूर होगा मतलब इसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। दूरी पर फोकस किया तो फोकस दूरी स्मॉल f क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर लेंस ने प्रकाश की किरणों को जल्दी फोकस कर दिया तो मतलब लेंस के बिल्कुल समीप पर, सेंटर पर फोकस करेगा बिल्कुल, और जब फोकस समीप होगा तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। और फोकस दूरी कम होने का मतलब है इसकी क्षमता ज़्यादा, क्योंकि इसने जल्दी इसको केंद्रित कर दिया। अगर इसने बहुत दूर जाकर केंद्रित किया तो फोकस जो है f बहुत दूर होगा, मतलब फोकस दूरी ज़्यादा होगी। और फोकस दूरी ज़्यादा है मतलब ज़्यादा दूरी पर जाकर ये सेंटर कर पा रहा है, ज़्यादा दूरी पर जाकर ये केंद्रित कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फोकस दूरी ज़्यादा होगी और ज़्यादा देर में फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब है जो क्षमता हो जाएगी वो कम। पहलवान की तरह है, जिसने जल्दी फोकस कर दिया उसकी फोकस दूरी कम, और फोकस दूरी कम मतलब क्षमता ज़्यादा, क्योंकि जल्दी फोकस कर रही है। दूर जाकर फोकस किया मतलब फोकस दूरी बढ़ गई, और फोकस दूरी बढ़ गई, दूर जाकर समय ज़्यादा ले लिया ना, दूर जाकर फोकस किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, क्षमता कम हो गई, क्योंकि इसने फोकस करने में बहुत दूरी लगा दी और क्षमता कम हो गई। मतलब फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो लेंस की क्षमता कम बोली जाएगी, और फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता ज़्यादा बोली जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या है, प्रकाशिक किरणों को मोड़कर किसी बिंदु पर फोकस करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी
जितनी जल्दी फोकस कर देगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा, जितनी देर में फोकस करेगा उसकी क्षमता उतनी कम। तो हम ये कह सकते हैं P जो है बराबर होता है 1/f के, ये फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है, f मीटर में, जब फोकस दूरी मीटर में दी हो तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो 7th पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। 8th और लास्ट जो पॉइंट है, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, अगर दो लेंस हम पास पास रख दें तो वो दो लेंस अलग अलग लेंसों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। वो कैसे व्यवहार करेंगे, सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। जो दो लेंस पास पास रख देंगे तो ये नहीं लगेगा कि वो लेंस दो हैं, हमको देखने पर यही बिहेव होगा, यही पता चलेगा कि वो दो लेंस ना होकर बिल्कुल एक लेंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है और हम चश्मा भी लगाते हैं, तो चश्मे में भी लेंस है और आंखों के अंदर भी लेंस है, दो लेंस हैं। मगर चश्मा लगाने के बाद जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये नहीं पता चलता है हमको कि हम आंखों पर चश्मा लगाकर वस्तु को देख रहे हैं, या वस्तुएं हमें दो दो नहीं दिखाई देती। ये नहीं कतई कन्फर्म हमें नहीं होगा कि हम किसी दो लेंसों का प्रयोग करके, अंदर भी तो लेंस है और एक बाहर भी लेंस है, दो लेंसों का प्रयोग करके वस्तु देखेंगे तो हमें वस्तु ऐसी दिखाई दे रही है। एक लेंस का प्रयोग करेंगे तो भी वस्तु वैसी ही सिंगल दिखाई देगी। ये अलग बात है, आपको अगर दोष है तो लेंस वस्तु जो है धुंधली दिखाई दे सकती है, स्पष्ट दिखाई दे सकती है, उस चीज़ को अलग कह रहे हैं। तो दो लेंस जो हैं वो दो अलग अलग लेंसों की तरह नहीं, एक लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। तो दो लेंस अगर पास पास रख दिए जाएँ तो उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/f1 + 1/f2। दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी f1 थी, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, तो इनकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, इनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/f। ये फार्मूला होता है लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का। अगर क्षमता की बात करें तो पहले लेंस की क्षमता अगर P1 है, दूसरे की P2 है, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्षमता P1 + P2 बराबर P। ये क्लियर हो गया, क्योंकि 1/f1 की जगह हमने P1 लिख दिया, 1/f2 की जगह P2 लिख दिया, और जो 1/f है इसको हमने P लिख दिया। क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो आज जो आपने टॉपिक कमेंट किए थे कि आपको नहीं समझ में आए हैं, आज हमने उन्हीं टॉपिक को और ब्रॉड करके डिस्कस किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे भी आप अन्य वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको लगता है कि उन वीडियोज़ में कोई टॉपिक ऐसा है जो हमने डिस्कस किया है, उस पर ज़्यादा हमने फोकस नहीं कर पाया, या तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसे टॉपिक्स का एक वीडियोस बनाकर आपको भेजेंगे ताकि आप उस पॉइंट को दोबारा अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अन्य वीडियोज़ में हम अगले टॉपिक में मिलेंगे।